प्लेट का किनारा किसी को समझाएं कि प्लेट का किनारा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग और कुछ मतलब इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण नियम पढ़ने वाले हैं, है ना। हमने चैप्टर 1 वास्तविक संख्या और चैप्टर 2 बहुपद पढ़ लिया है, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके इसे भी हम लोग क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग थोड़ा इस पॉइंट को देखिए कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। इससे इस पॉइंट को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, हम इस चैप्टर का नाम समझेंगे, मीनिंग समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इसका नाम है, ठीक है। और एक मल्टीपल इसका मीनिंग है, ठीक है। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर मीन्स क्या होता है, चर मीन्स होता है वेरिएबल, मीन्स जो जिसका वैल्यू क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। जिसका वैल्यू कभी भी बदल जाए, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो दो चर, कैसा चर, दो चर होना चाहिए, एक मान लीजिए x और एक मान लीजिए y, ठीक है। या फिर a और b भी मान सकते हैं। फिर रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण कैसा समीकरण, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि वैसा समीकरण जिसका घात एक हो। रैखिक बहुपद बताया था, रैखिक बहुपद बताया था, तो उसमें क्या बताया था कि वैसा बहुपद जिसका घात एक हो। तो रैखिक का मतलब ही होता है कि घात एक है, ठीक है। तो ये दोनों का घात क्या है, एक है, ठीक है। तो इस टाइप के हम समीकरण को क्या बोलेंगे, मान लीजिए x + y = 0। तो ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और ये क्या है, अभी इसको हटा दीजिए, अभी इतना बस देखिए, इतना, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर, एक दो चर है, एक। फिर उसके बाद रैखिक समीकरण, तो घात एक है दोनों का, तो रैखिक समीकरण हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ अब एक और टर्म अगर जोड़ लें, युग्म। तो युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, पेयर, ठीक है। मतलब अगर हम समीकरण का जोड़ा के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, युग्म। अगर दो समीकरण के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, युग्म, ठीक है। एक समीकरण मान लीजिए ये हो गया, और एक समीकरण मान लीजिए ये हो गया। दो समीकरण अलग, दो अलग अलग समीकरण है, लेकिन दोनों क्या है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण है, दोनों क्या है, रैखिक समीकरण। दोनों में क्या है, दो चर है, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से हम कहते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, और नहीं समझ आया तो इसको और भी हम आगे डिक्टेट करते हैं, ठीक है। जैसे तो इस चैप्टर का मीनिंग आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो इस चैप्टर को हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ आएगा मीनिंग, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स पर ही इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। जैसे पहला पॉइंट है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों में रैखिक समीकरण, जैसा कि अभी हम आपको इस चैप्टर का मीनिंग समझाएंगे, वही बात बोल रहा है कि दो चरों में हमको रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें आपको दो तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक को हम लोग बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं, और एक को हम लोग ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। ये दोनों विधि हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। मतलब अभी बताएं कि ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और दूसरा क्या बताएं कि बीजगणितीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। इस दोनों विधि से हल करने में क्या है, ग्राफीय विधि के सीखने के बाद क्या है, बीजगणितीय विधि में तीन विधि आएगा। कितना विधि, तीन विधि। पहला विधि प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, और तीसरा प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, वैसे हम प्रतिस्थापन विधि जब बताएंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। लेकिन इसका एक इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि दो समीकरण है ना, तो उसमें से एक चर का मान दूसरे में, एक चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रखते हैं, ठीक है। और वहां से एक वैल्यू निकालते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। नाम ही चल रहा है प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित करना मतलब एक समीकरण से दूसरे समीकरण में क्या करना, प्रतिस्थापित करना, ठीक है, प्रतिस्थापित करना। क्लियर।
फिर दूसरा क्या है विलोपन विधि। विलोपन विधि में भी उसके नाम ही में मीनिंग छुपा हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्या है, विलोपन मतलब विलुप्त कर देना, ठीक है। तो इसमें से दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो उसमें से एक चर को अगर हम विलुप्त कर देते हैं और उस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। और क्रॉस वज्र गुणन विधि में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप करते हैं, ठीक है। उसमें एक फॉर्मूला जनरेट होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। कोई दिक्कत। लास्ट और है दो चरों के रैखिक समीकरणों की युग्म के बदले जा सकने वाले समीकरण। अब लास्ट में कुछ ऐसे समीकरण आएंगे जिसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयाँ होगी, ठीक है। वो अलग टाइप का ही, जैसे एक एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 4/a प्लस 5/b इक्वल टू 0। तो इस टाइप का दो समीकरण आएगा, 2/a प्लस 3/b इक्वल टू 0। इस टाइप का समीकरण आएगा। तो इस टाइप के समीकरण को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम इसको एक सिंपल फॉर्मेट में यूज करते हैं। इसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, एक्स और वाई के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक लीनियर वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको जब हम देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, क्लियर। तो अब अभी हम लोग पहले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, तो दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। तो अभी हम लोग पहले पॉइंट को समझते हैं। अभी हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। तो पहला पॉइंट में दो चर वाले रैखिक समीकरण का यहाँ पर डेफिनेशन है। क्या है कि दो अज्ञात राशि कौन, x और y, ठीक है, चर में एक घातीय समीकरणों का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, जहाँ a, b, c एक अज्ञात राशियां तथा x और y दो चर राशियां, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है आपका व्यापक रूप क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, ये व्यापक रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है बाबू, व्यापक रूप, ठीक है। दो अज्ञात राशि, देखिए यहाँ पर दो अज्ञात राशि है, तो ज्ञात है नहीं, एक्स और वाई अज्ञात राशि है, चर वैल्यू है, ठीक है। चर वैल्यू उसको कहते हैं जिसका मान क्या होता है, हर स्टेप के अकॉर्डिंग बदल जाता है, ठीक है। हर क्वेश्चन में उसका आंसर बदल जाता है, अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये अज्ञात राशियाँ हैं, ए बी सी क्या है, अज्ञात राशियाँ। अज्ञात राशि मतलब वो एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, एक कांस्टेंट होगा, एक अचर मान होगा, ठीक है। लेकिन अभी अज्ञात है, अभी क्या है, अज्ञात है, ठीक है। ए बी सी, तो यहाँ पर चर एक्स और वाई है और अज्ञात राशि कौन है, ए बी सी, ठीक है। और इससे जो हमको इक्वेशन मिल रहा है, इससे जो समीकरण मिल रहा है, इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर है ना, दो चर है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, ठीक है। चर का घात जितना होता है, कितना 1, तो उसको हम इसलिए बोल रहे हैं रैखिक समीकरण, ठीक है, एक घात वाली रैखिक। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब इसमें अगर हम इसमें युग्म लगा दिया जाए, तो युग्म, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण में युग्म लगा दें तो युग्म में क्या होता है, दो यहाँ से हम बांट सकते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दोनों एक जैसा दिख रहा है ना, दोनों एक जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको अलग अलग करने के लिए 1 और 1, यहाँ पर 2 2, ठीक है। यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें दो समीकरण, एक ही समीकरण को अलग अलग समीकरण के रूप में दिखाने के लिए हमको 1 और इधर 2 लगाना पड़ा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये हो गया युग्म मीन्स जोड़ा, एक समीकरण का युग्म हो गया, ठीक है। क्लियर?
अब आगे आपको दो विधि पढ़ना था, इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफीय विधि। क्या क्या मालूम है? ग्राफीय विधि। उसको पढ़ने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यस कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं किसको? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समझाया? यस सर। एक रैखिक समीकरण में हम क्या कर दिए, उसको दो स्टेप में लिख दिए, तो हम क्या बोलेंगे? रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? ये तो आपका बेसिक ये भी इंट्रोडक्शन था पहला पॉइंट का। अब दो विधि है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। इसके अलावा कोई तो अभी इंट्रोडक्शन को हम लोग देखें। अब आगे इस चैप्टर को दो भागों में बांट कर हम लोग पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। पहला कौन सा है बाबू? ग्राफीय विधि। ग्राफीय। और कोई परेशान बनेगा? नहीं बनेगा। दूसरा क्या है? बीजगणितीय विधि। सारी हो रहा है, आ रहा था, एक दूसरे कांटेक्ट में आ रहा है। या तो प्लेट क्या होगा? दोनों प्लेट महाद्वीपीय होगा। यस सर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राफीय विधि, ठीक है। जब दो ग्राफीय विधि में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? ग्राफीय विधि में हम लोग एक महासागरीय एक महाद्वीपीय प्लेट होता है। तो दोनों जब टकराएगा, या तो दोनों प्लेट महासागरीय हो सकता है, या तो दोनों प्लेट महाद्वीपीय, या तो एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय हो सकता है। बस इतना बात समझना है। अब बता समझना, आप समझना। ग्राफीय विधि की बात की जाए, ग्राफीय विधि की बात की जाए तो ग्राफीय विधि में तीन ग्राफ्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। कितने ग्राफ को देखते हैं? तीन ग्राफ को देखते हैं। एक होता है आपका, एक होता है आपका प्रतिच्छेदी ग्राफ। क्या होता है? प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी ग्राफ। एक होता है आपका प्रतिच्छेदी। तो ग्राफीय विधि को हम लोग तीन ग्राफों में भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। ग्राफ प्रतिच्छेदी विधि, ठीक है, सॉरी प्रतिच्छेदी ग्राफ, दूसरा समांतर ग्राफ, तीसरा संपाती ग्राफ। देखिए समझते हैं क्या होता है। जब दो रेखा, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, तो उससे ग्राफ बनने वाले को हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी ग्राफ बोलेंगे। जैसे ये है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? समांतर ग्राफ। समांतर ग्राफ में जब हम दो रेखा एक दूसरे के समानांतर हो, तो उसको हम बोलेंगे समानांतर ग्राफ या समांतर ग्राफ, ठीक है। तीसरा क्या है? संपाती ग्राफ। संपाती ग्राफ में क्या होता है कि जब दो रेखा एक ही पर हो, ठीक है, यानी कि दो रेखाएं का हर बिंदु उभयनिष्ठ हो। हर बिंदु उभयनिष्ठ हो कहने का मतलब कि दो रेखा एक ही पर हो, ठीक है, तो उसका हर बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ है। हर बिंदु एक दूसरे पर है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? संपाती ग्राफ, ठीक है। अगर हल की बात की जाए तो इसका एक हल होगा, क्योंकि एक बार काट रहा है, ठीक है। एक दूसरे को कितना बार काट रहा है? एक बार। तो इसका कितना हल होगा? एक हल, ठीक है। कितना हल होगा? केवल एक हल या अद्वितीय हल, ठीक है। दूसरा क्या है? समांतर ग्राफ। समांतर ग्राफ में कितना का हल होगा बताओ? नहीं होगा, होगा नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। काट ही नहीं रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा रेखा। हल तभी होगा जब क्या करे? रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। क्या करे? प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद करे। तो यहाँ पर रेखा एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहा है, और समानांतर है तो आगे तक ही नहीं टच करेगा? नहीं। तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो संपाती ग्राफ में क्या है कि एक दूसरे को हर बिंदु पर काट रहा है, यानी कि एक रेखा पर कितनी बिंदु होती है? अनंत। तो एक रेखा दूसरे रेखा को अनंत बिंदुओं पर काट रहा है, इसका मतलब है ना। तो इसका कितना हल होगा? अनंत हल, ठीक है, यानी अपरिमित रूप से अनंत हल कह सकते हैं। अनंत हल, क्लियर? अपरिमित रूप से। मेरे दोस्तों, हमने अभी देखा कि
ग्राफ का जो है 3 प्रकार होता है, ठीक है। पहला छेदी ग्राफ, दूसरा समांतर ग्राफ और तीसरा संपाती ग्राफ, है ना, तीसरा संपाती ग्राफ। तो अभी इन तीनों ग्राफों के नेचर को हम लोग जानेंगे, प्रकृति को जानेंगे, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है इस पॉइंट को समझने में, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है, ध्यान देना। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ठीक है। और इसको समझना उतना ही जरूरी है। जब तक अगर इसको हम समझेंगे नहीं तब तक हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा और किसका कितना होगा। तो इससे ऑब्जेक्टिव तो आता ही है, साथ में क्वेश्चन को भी हल करने में बहुत मदद करता है ये फ्लो चार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे अनुपातों की तुलना, तो कोई भी रेखीय युग्म, तो कोई भी रेखीय युग्म क्या है, दो, पहला a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। क्लियर। ये दो समीकरण ऐसा होगा किसी भी क्वेश्चन का, और किसी भी क्वेश्चन में दो समीकरण ऐसा मिलेगा, रेखीय गुण मिलेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके अनुपातों को तुलना करेंगे। उसके उसका जो चर वैल्यू होता है, अचर वैल्यू जो है उसका हम अनुपात निकालेंगे और दूसरे अनुपात के साथ तुलना करेंगे, ठीक है। और तुलना करके अगर हम देखेंगे कि दोनों का वैल्यू अलग अलग है या दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, तब वैसा ग्राफ क्या कहलाएगा, तो ये बताइए, प्रतिच्छेदी ग्राफ क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम a1 और a2 का वैल्यू अनुपात निकालें, फिर b1 और b2 का अनुपात निकालेंगे, और दोनों क्या है, दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आएगा। a1/a2 is not equal to b1/b2, a1/a2 is not equal to b1/b2। जब a1/a2 is not equal to b1/b2 होगा, तो वैसे उस कंडीशन में कौन सा ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। और जब प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ में दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर काट रही है, देखिए कितने बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु। जितना बिंदु पर काटेगा उतना ही हल होगा, अगर नहीं काटेगा तो नहीं हल होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बिंदु पर काट रही है, तो केवल एक हल या अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, केवल एक हल या अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। और इसका समीकरण निकाय भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, एग्जाम में पूछता है। समीकरण निकाय मतलब क्या, समीकरण निकाय क्या होता है, समीकरण निकाय मतलब ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो इसका जो समीकरण निकाय कैसा है, संगत, कैसा है, संगत, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। तो इसका जो है दूसरा तुलना हम देखते हैं, तो इस समीकरण में उनका दूसरा तुलना क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसका मतलब तीनों, अगर हम तीनों अक्षर मान का वैल्यू अनुपात निकाल करके अगर तुलना करेंगे, तीनों का अगर तुलना बराबर आ जाए, तीनों का अनुपात बराबर आ जाए, अगर तीनों का अनुपात बराबर आ जाएगा, तो उस केस में कौन सा ग्राफ बनेगा, उस केस में संगत ग्राफ बनेगा, संपाती ग्राफ बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा, संपाती ग्राफ। इस यहाँ पर लिख दीजिए, लिख लीजिए, आप लोग लिखिए, प्रतिच्छेदी, याद रहे। इसके बाद इसको बोलेंगे संपाती, बोलेंगे संपाती, इसको बोलेंगे समांतर, ठीक है, समांतर ग्राफ। तो इस केस में जो है, ध्यान दीजिए, इस केस में जो है संपाती ग्राफ बनेगा। और संपाती ग्राफ में क्या देखने को मिल रहा है कि दो लाइन एक दूसरे पर है, यानी कि एक दूसरे पर है, कहने का मतलब क्या, एक लाइन दूसरे लाइन को हर बिंदु पर काट रहा है, एक लाइन दूसरे लाइन को हर बिंदु पर काट रहा है। और लाइन पर कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत। तो इसका मतलब इसका हल कितना होगा, अनंत बिंदु पर काट रहा है, इसका मतलब अनंत कितना होगा, अनंत, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल भी बोल सकते हैं, है ना। इसका भी समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत ही होगा, इसका भी समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत ही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर समरेखीय युग्म की बात की जाए, तो a1/2 a1x + b1y + c1 = 0 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या होना चाहिए, a2x + b2y + c2 = 0 दूसरा समीकरण। और दोनों समीकरणों के अनुपातों की तुलना करेंगे, तो a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। तो देखिए a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। मतलब अगर इस टाइप का तुलना हमें देखने को मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर ग्राफ बोलेंगे।
या उससे कैसा उस समीकरण से कैसा ग्राफ बनेगा? समांतर ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। है ना। और साथ ही में अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर समांतर ग्राफ है, यहाँ पर कहीं भी काट रहा है? नहीं, कोई भी बिंदु पर नहीं काट रहा है और ना आगे काटेगा। और ना आगे भी काटेगा, कहीं नहीं काटेगा, है ना। तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और इसका समीकरण निकाय क्या है? असंगत। इसको हम क्या बोलेंगे? असंगत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा ये संगत असंगत बच्चे लोग भूल। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि समीकरण निकाय कुछ बच्चे लोग भूल जाते हैं कि प्रतिच्छेदी में संगत होगा कि समांतर में संगत होगा, ठीक है, असंगत होगा, क्या होगा। तो संगत असंगत में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा ट्रिक अपनाते हैं। जैसे देखिए दो रेखाएं हैं, ठीक है, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रहा है, इसका मतलब साथ में है ना। साथ में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? संगत। क्या बोलेंगे? संगत। यहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है तो कहीं ना कहीं साथ में है ना। फिर ये दोनों एक दूसरे को भी हर बिंदु पर काट रहा है, कहीं ना कहीं ये भी साथ में, इसको हम क्या बोलेंगे? संगत। दोनों क्या बोलेंगे? संगत। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को कभी काट ही नहीं रहा, इसका मतलब कहीं नहीं साथ में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? असंगत, ठीक है। और एक और चीज होता है, कभी कभी विरोधी और अविरोधी पूछता है, ठीक है, एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो जो साथ में रहेगा वो एक दूसरे का विरोध करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। जब जो साथ में रहेगा, जब दो समीकरण उसका साथ में रहेगा तो एक दूसरे को विरोध कभी नहीं करेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे, इसलिए नहीं, एक ट्रिक है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? अविरोधी, ठीक है। और विरोधी किसको बोलेंगे? जो एक दूसरे के साथ में नहीं है, ठीक है। मतलब एक ट्रिक अपना रहे हैं ताकि आप लोग बच्चे में भूले ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? समांतर ग्राफ जिसका होगा, ठीक है, समांतर ग्राफ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? विरोधी। और जब प्रतिच्छेदी या संपाती ग्राफ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अविरोधी, ठीक है ना। तो इस कोर कॉन्सेप्ट को आप लोग फटाफट लिख लीजिए और बहुत अच्छे से इसको रिवीजन करके आना है, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम आगे क्लास में।